नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस साजिश की करूंगा जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई बुनी गई। क्योंकि जिस तरह के अब तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट वाले जांच पड़ताल में, उससे इतना तो जाहिर हो रहा है कि निशाने पर कोई और नहीं, सीधे पीएम थे। क्योंकि इनका इरादा दिल्ली को दहलाने का था। ये प्रारंभिक जांच पड़ताल में निकल कर आया, मगर अब जिस तरह से और सारे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए, इनकी जो योजना थी वो योजना सिर्फ दहलाने तक ही नहीं थी, उससे आगे थी। उस आगे में दिसंबर 6 को करना है धमाका, वो तो था ही, क्योंकि वो निकल कर सामने आया है। मगर अब जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे इशारा कुछ और कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि बात बस इतना ही नहीं है कि आप गए और कार खड़ी कर दी गई, जैसे 32 कार थी, कि उनको जो है 6 दिसंबर को स्पॉट करना है और धमाके कराना। बात उतनी नहीं है। अब ऐसा कहने की वजह है, जो इन्वेस्टिगेशन से नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या बता रही हैं? वो ये बता रही हैं कि साहब, इनकी तैयारी जो है वो हमास स्टाइल अटैक की थी, यानी ड्रोन का इस्तेमाल करते और रॉकेट का इस्तेमाल करते। और जगह क्या हुई? दिल्ली। तो दिल्ली में जब आप ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके निशाने पर कौन होगा? इसका मतलब यह हुआ कि जो इन लोगों ने ताना बाना बुना था, उस ताने बाने में ये पीएम को निशाना बनाने वाले थे। अब यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके कहने की एक और वजह है। देखिए, स्पूपिंग हुई। स्पूपिंग जो हुई वो 6-7 नवंबर को हुई और दिल्ली में हुई। उसके जरिए ये क्या डाटा जुटाना चाहते थे? जाहिर सी बात है, वो ये जानना समझना चाहते थे कि इसके जरिए कैसे मिसलीड किया जाए। अब ये बात ठीक है कि इस बाबत अभी कोई पुख्ता सूचना नहीं है कि ये स्पूपिंग कौन कर रहा था, लेकिन जिस तरह से जीपीएस स्पूपिंग जो है वो दिल्ली में हुई, मुंबई में हुई, फिर कोलकाता में हुई, और उसके बाद जिस तरह से नोटम जारी किया भारत ने, उससे इतना तो स्पष्ट है कि कोई बाहर का प्लेयर है जो ये सब कर रहा है। अब जो बाहर का प्लेयर है वो क्यों कर रहा है? वो जाहिर सी बात है कि भारत का हितैषी तो नहीं है। वो भारत से कुछ, आप कहें कि अपनी जो खुन्नस है उसको निकालना चाहता है। अब उस खुन्नस में वो स्पूपिंग कराता है, और दिल्ली में हुई स्पूपिंग के बाद तुरंत, माने 6 या 7 तारीख को स्पूपिंग हुई बड़े पैमाने पर, जिसमें 700 से 800 जो है वो फ्लाइटें प्रभावित हुई, और उसके 3 दिन बाद जो है दिल्ली में धमाका हो जाता है। प्रारंभिक तौर पर तो सारी चीजें नहीं पता चलती हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ती है उसमें मालूम चलता है कि साहब, इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं शामिल है, सिर्फ जैश ही नहीं शामिल है, उसमें आईसीएस भी है, उसमें बांग्लादेश के भी कट्टरपंथी संगठन है। पूरी योजना जो है वो बांग्लादेश में बनती है, पाकिस्तान के सहयोग से सब कुछ होता है। फिर उसमें टर्की का एंगल भी निकल कर आ जाता है, और ये जो सारे एंगल आ रहे हैं उस एंगल में एक और सूचना निकल कर आती है। वो ये कि दुनिया की कुछ ऐसी एजेंसियां हैं इंटेलिजेंस की जिनको इसके बारे में पता था, और इस बात की शंका जाहिर करने की वाजिब वजह है। एक तो सब सीआईए की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चूंकि सब कुछ बांग्लादेश में हुआ, और इस समय बांग्लादेश अगर किसी के कंट्रोल में पूरी तरीके से है तो वो है अमेरिका, और वहां पर कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हैं। उसमें सीआईए का भी नाम होता है, और वो तो है ही है वहां। तो यानी उनको सूचना थी। टर्की में हैंडलर बैठा हुआ था, वहां जाकर ये लोग मिलते हैं, और टर्की में MI6 जिस तरह से एक्टिव है वो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी अगर आपसे छिपा है तो मैं थोड़ा आपको डिटेल कर देता हूं कि जो रिचर्ड मूरे वो अभी रिटायर हुए हैं, वो MI6 के हेड हुआ करते थे। सितंबर में वो रिटायर हुए। उन्होंने अपना फेयरवेल स्पीच कहां दिया? टर्की में दिया। वो टर्की के एक समय में जो है एम्बेसडर हुआ करते थे यूके
कि वो एम्बेसडर टर्की में हुआ करते थे, तो उनका टर्की में अपना खूब अच्छा खासा संबंध भी है। MI6 वहां एक्टिव है और ये सारा घटनाक्रम चल रहा है, हैंडलर जा रहा है, भारत के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, और जिसमें एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार निशाने पर है। इसकी सूचना MI6 को नहीं रही होगी, ये मुमकिन नहीं जान पड़ता है। ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर खबरों पर आपने गौर किया हो तो आप ये पाए होंगे कि जो कनाडा को कई सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो MI6 ने ही दी थी। तो MI6 टर्की में एक्टिव है, वहां न्यू डार्क वेब से जो रिचर्ड मोरे हैं वो कुछ कुछ शुरू भी किया है उन्होंने। अपना कहना यह है कि वहां टर्की में एक्टिव है MI6, और टर्की जो है, टर्की में हैंडलर है और वहां पर ये लोग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूचना तो जरूर रही होगी। अपना कहना यह है कि ये जो पूरा ताना बाना भारत के खिलाफ रचा गया, बुना गया, इसकी जानकारी कुछ एक एजेंसियों को थी। अब सवाल ये उठता है कि जानकारी एजेंसियों को थी और जो लॉन्चिंग ग्राउंड बना वो बांग्लादेश बना। बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर में ये सब होने क्यों दिया गया? क्या खुन्नस है नरेंद्र मोदी के खिलाफ? यह बड़ा सवाल है। और जब आप इस सवाल का आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आप दो तीन चीजें पाते हैं। पहला ये कि जो यूरोप है वो इस समय नाराज है उन देशों से जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, रूस के साथ अपना संबंध बेहतर कर रहे हैं, फिर उसमें चाहे भारत हो और चाहे इजराइल हो। जी हां, ये ख्याल रखिएगा, इन देशों से इसीलिए यूरोप को दिक्कत है, क्योंकि यूरोप को इस बात का डर सता रहा है कि अभी रूस जो है वो यूक्रेन पर निशाना साधे हुए है, बाद के दिनों में हमारी तरफ भी घूम सकता है। इसलिए अगर आपने खबरों पर गौर किया हो तो आप पाएंगे कि एक तो ये लोग नाटो के देश हैं, तो नाटो से बकायदे डोनाल्ड ट्रंप ने कह रखा है कि आप लोग अपना अपना रक्षा बजट बढ़ाइए। अब सब मैं ही नहीं उठाऊंगा, तो अब इनको रक्षा बजट बढ़ाना पड़ रहा है। यानी इनको जो जो एक तरह से कहा जाए कि इनकी सुरक्षा और रक्षा से ये निश्चिंत रहते थे कि अमेरिका है, कर लेगा, हमारी मदद करेगा, वो इस समय रूस से घबराए हुए हैं। और घबराने का सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से रूस अपनी जो है सॉवरेंटी को बनाए रखने के लिए लगा हुआ है, और उस सॉवरेंटी को आप ये कहें कि ये लोग इसमें लगे हुए हैं किसी तरह से रूस को झुकाया जाए। और रूस को झुकाने का एक ही तरीका है कि जो देश उससे तेल खरीद रहे हैं, खास तौर से जो बड़े देश हैं, यानी चीन है, भारत है, ये लोग अपना तेल और कम खरीदे। आपको ध्यान होगा कि 3-4 महीना पहले की बात है, मुझे लग रहा है कि संभवतः ये मई या जून की बात है, जून की बात है संभवतः, जब एस जयशंकर गए हुए थे और उसके बाद में फिर पीयूष गोयल गए हुए थे, तो इन लोगों की एक ही शिकायत थी कि साहब आप लोग जो है रूस से बड़ा व्यापार कर रहे हैं। तो भारत ने दो टूक कहा था कि देखिए वो हमारा पुराना सहयोगी है और हमारा विश्वस्त मित्र है, तो हम तो उसका साथ छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप उसका साथ छोड़ नहीं रहे हैं, ये बात यूरोप को खटक रही है। और जब ये यूरोप को ये खटक रहा है तो यूरोप, आप ये कहें कि अमेरिका के साथ मिलकर, या हम कहें कि नाटो जो है वो डीप स्टेट के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कुछ कर रहा है। और कुछ कुछ करने का मतलब यह है कि इनको सत्ता से हटाया जाए। सत्ता से हटाने की एक तैयारी बिहार चुनाव थी, जिसमें नाटो के कई सारे देश लगातार जा रहे थे बिहार, इस बात को जानने समझने के लिए कि साहब बिहार में क्या होने जा रहा है। देखिए, बिहार के चुनाव पर नजर जो है वो पूरी दुनिया की थी, क्योंकि उसको मिनी इंडिया कहा जाता है। कारण यह है कि मतलब आप उसको इस तरह से देखिए कि वहां पर जातियों का और ठीक ठाक समुच्चय है, वहां पर अल्पसंख्यक समाज भी है, तो वो रिप्रेजेंट करता है पूरा कि क्या मूड है, पॉलिटिकल मूड क्या है। तो अब उनको लगा था कि पॉलिटिकल मूड नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, लेकिन जिस तरह से वहां नरेंद्र मोदी जीते हैं उससे एक बात बहुत साफ है, वो ये कि 2024 के चुनाव के बाद जितना मजबूत नरेंद्र मोदी नहीं हुए थे,
उतना मजबूत नरेंद्र मोदी को बिहार के नतीजे ने कर दिया है। इससे देखिए लोग हिल गए हैं। अब ये करें क्या? अब इनके पैरों के नीचे की जमीन तो खिसक गई है। इनको क्या लगा था कि 13 तारीख को 14 तारीख को नतीजे आएंगे और उधर नतीजे आएंगे और इधर जो है बम पटाखे फूटेंगे। तो बम पटाखे फूटेंगे तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो एक तरह से कहा जाए कि हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एज्यूम कर रखा था उन अभियानियों के जरिए जो हमारी बिरादरी के हैं और नतीजे आने से पहले तक एनडीए को हरा रहे थे, नरेंद्र मोदी को बाहर भेज रहे थे, यानी सत्ता से बाहर। उन लोगों ने बाकायदे एक माहौल बनाया हुआ था कि साहब एनडीए तो हार रही है। तो जो डीप स्टेट है वो भी खुश था कि चलिए एनडीए हार रही है, तो इधर अगर हम लोग कुछ कर देंगे, यानी धमाका मौका कर देंगे, पाकिस्तान को कुछ दे दाकर, बांग्लादेश को कुछ दे दाकर, तो जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक और जो है माहौल बन जाएगा। और जब माहौल बन जाएगा तो उधर चुनाव हारेंगे और इधर इनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप देखिए कि ये दोनों ही चीजें जो हैं वो नहीं हो पाई। इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो पूरा ताना बाना है, ये ताना बाना सिर्फ ये नहीं था कि हमको दिल्ली में आके ब्लास्ट कर देना है, नहीं साहब। इरादे इनके बड़े थे। आप साहब रॉकेट चलाइएगा, आप ड्रोन चलाइएगा, तो आपके निशाने पर कौन है? ये बड़ा सवाल है। ये आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए नहीं है, आपके इरादे कुछ और थे और उस इरादे में निशाने पर मोदी थे। लेकिन मामला जो है गड़बड़ हो गया। दोनों ही तरीके से आप मोदी सरकार को निशाना बना रहे थे, यानी इस तरह की चीजें होती तो नरेंद्र मोदी की सरकार कटघरे में आ जाती सिक्योरिटी को लेकर, और इधर सिक्योरिटी को लेकर कटघरे में खड़े होती, उधर बिहार का नतीजा प्रभावित हो जाता। तो कुल मिलाकर इनको लगा था कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू होंगे, यानी जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए जो है बुरी खबर रही नतीजे। और अब देखिए उनके दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, अब उनके दोनों हाथों में कांटे हैं। वो इसलिए क्योंकि अब सारी तहें खुल रही हैं, और ये तहें जैसे जैसे खुल रही हैं वैसे वैसे ये बात साफ हो रही है कि ये कितनी बड़ी साजिश थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और उससे आप एक तरह से कहें कि उनकी साख और बढ़ रही है कि देखिए साहब, इस व्यक्ति को हटाने के लिए, इस व्यक्ति को गिराने के लिए क्या क्या ताना बाना रचा बुना जा रहा है।